सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह अध्याय 6 जो कि इतिहास के विषय से लिया गया है, जो कि वर्ग छठा का यह है और द्वितीय सरलीकरण पाठ का नाम है। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसके बारे में चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हमने बताया है कि सिंधु सभ्यता के बाद जो द्वितीय नगरीकरण का जो उदय हुआ वो नदियों के किनारे पे हुआ और जो है प्रथम नगरीकरण को जो है देखते हुए लोग जो है इसका विकास धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगे और बढ़ाते बढ़ाते जो है नगरों की स्थापना हो गई। नगर की परिभाषा के बारे में भी हम लोग जान गए हैं, नगर के उदय के कारण भी जो है हम लोग जान गए हैं और जो है यहाँ पे हमने आप लोग को महाजनपद के बारे में भी बताया है पिछले वीडियोज में, जिसमें हमने आप लोग को बताने का प्रयास किया है कि इसमें 16 महाजनपद थे। ये तीनों के बारे में आप लोग को हमने बताया था कि अलग अलग कैटेगरी बनाकर जो है इसे लिख लेंगे फिर कॉपी में और निश्चित रूप से उसे याद भी कर लेंगे। आज जो है अगला पॉइंट से हमारा राजतंत्रात्मक राज्य। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 16 महाजनपदों में से मगध, वत्स, अवंती तथा कौशल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। देखिए 16 महाजनपद जो इसमें पिछले वीडियोज में हमने आप लोग को बताया है और लिखने के लिए घर पे हम बोले हुए थे, उसमें से जो थे इसमें से ये मगध, वत्स, अवंती तथा कौशल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। ये जो थे बहुत ही सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। राजतंत्र प्रणाली में राजा सर्वोच्च होता था, इसके मरने पर उसका पुत्र ही राजा बनता था। सभी शक्तियाँ राजा के हाथ में होती थी, राजा के सहायता के लिए सलाहकार होते थे। अगला ये गणतंत्रात्मक राज्य, वज्जी, कुरु, मल्ल, सूरसेन आदि राज्य थे। गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। कुछ गणराज्य अनेक राज्यों के संघ थे। उदाहरण के लिए वज्जी गणराज्य 8 राज्यों का संघ था। वज्जी गणराज्य में वज्जी, विदेह, लिच्छवी और त्रातक महत्वपूर्ण कुल थे। इस प्रकार बच्चों इसको नोट कर लेंगे आप लोग को जो भी चीज़ हमने अभी बताया है। इसमें आइए मगध साम्राज्य में आज से 25 वर्ष पहले मगध, कौशल, वत्स और अवंती महत्वपूर्ण राज्य थे। इसके बीच युद्ध होते रहते थे। मगध ने इस सभी शक्तियों को हरा दिया। यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली एवं बड़ा राज्य बन गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय भी राज को हड़पने के लिए राजाओं के बीच युद्ध होते रहते थे। एक राजा दूसरे राजा पर जो है अब उसके राज को हड़पने के लिए उसके राज पर आक्रमण कर देता था। उसी के बारे में बताया गया है। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके उत्तर में गंगा नदी बहती थी। मगध में पूरब में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य की पर्वतमालाएं थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहराज में थी। बाद में बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। इस पर शत्रु विजय नहीं कर पा सकता था। पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी थी जो गंगा नदी ध्यान देंगे, बहुत ही यहाँ पे अच्छी चीज़ लिखा गया है, जो कि गंडक और सोन नदी के संगम पर अवस्थित था। बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदन मगध के प्रमुख शासक थे। यहाँ पे जो है आप लोग को जो है हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, इस चीज़ को जो है आप लोग फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिख लेंगे। कह रहा है बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद मगध के प्रमुख शासक थे। हम क्वेश्चन में भी आप लोग से पूछ सकते हैं कि बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध कौन कौन जो है मगध के प्रमुख शासक थे। तो इन्हीं तीनों का आप लोग नाम लिखेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है मगध में कोयले का विशाल भंडार था। राजगीर के समीप ही लोहे के विशाल भंडार थे। मगध की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। यहाँ खरीद बिक्री में सिक्के का प्रयोग होता था। ठीक ना, मगध की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। खरीद बिक्री में सोने का उपयोग होता था, सिक्कों का उपयोग होता था। खरीद बिक्री में सिक्कों का प्रचलन बहुत एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कारण वाणिज्य व्यापार में काफ़ी विकास हुए। मगध पहला राज था जिसके पास पर्याप्त धनराशि और शक्तिशाली सेना थी। मगध में होने वाले लोग अंधविश्वास में जल्दी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय के लोग जो थे वे लोग चतुर थे, वे लोग ज्ञान के भंडारी थे। वे लोग जो है अध्ययन करते थे और जो है वे लोग ज्ञान के बातों को जानने से उन लोग के अंदर ज्ञान की भंडार संचार हो चुकी थी। वे लोग अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे। वे ब्रह्मानंदवादी व्यवस्था के विरोधी थे। मगध अन्य राज्यों की तुलना में अधिक स्वतंत्र था। इस सभी विशेषताओं के कारण मगध भारत का प्राचीनतम साम्राज्य बन गया। ठीक ना,
अब आइए कह रहा है लिच्छवी गणराज्य बिहार के गंगा के उत्तर में मुजफ्फरपुर पड़ता है, इसके पश्चिम में लिच्छवी गणराज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। आधुनिक वसाड़ के निकट वैशाली अवस्थित था। इस नगर की परिधि करीब 10 मील थी। देख लीजिए, हम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वसाड़ की वैशाली राजधानी के अवस्थित था, राजधानी का जो है परिधि कितनी थी, तो 10 मील थी। यहाँ पे ध्यान देंगे 10 मील लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ बड़े बड़े मकान थे। लिच्छवियों का एक कुलीन गणतांत्मक राज्य था। इसमें सभी उच्च कुलों अथवा संभ्रांत कुलों के मुखिया मतलब राजाओं के बराबर का अधिकार था। ठीक ना बच्चों। तो कह रहा है यहाँ विज्जियों लिच्छवियों की एक शाखा का संस्थागार अथवा संसद भवन था। विज्जियों की न्यायप्रियता की बुद्ध ने बहुत सराहना की थी। वैशाली के संस्थागार में सभी राजनीति विषयों की चर्चा होती थी। यहाँ अपराधियों के लिए दंड का निर्णय लिया जाता था। वैशाली का प्रशासन प्रसिद्धि के बारे में यहाँ से प्राप्त मुद्राओं से भी होती थी। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का संगठन लिच्छवियों के गणराज्य के आदर्शों के अनुसार किया था। बुद्ध के समय वैशाली अति धनाढ्य नगरी थी। यहाँ अम्रपाली एक प्रसिद्ध राजनर्तकी थी। जैनों के अंतिम तीर्थकार महावीर जैन वैशाली के ही राजकुमार थे। लिच्छवी लोग वीर थे, किंतु उनमें एकता का अभाव था, इसलिए मध्य नरेश अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हरा दिया था। इस प्रकार बच्चों आज जो है इस अध्याय के लिए इतना ही है। आप लोग को जो अगले वीडियो में मिलते हैं, इस पॉइंट्स को जो भी चीज़ आप लोग हम बता रहे हैं उसे फेयर कॉपी में एक एक करके मुख्य बिंदु को लिखेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।